हेलो नमस्कार। एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भारतीय संविधान में हम संघ के विषय में पढ़ रहे थे और जब हम संघ के विषय में पढ़ते हैं तो इनके तीन महत्वपूर्ण संस्था के विषय में पढ़ते हैं। वो है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका के विषय में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कि भारत के राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति, संघीय मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री, और फिर भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इन सब के विषय में हम पढ़ चुके हैं। आज का जो ये वीडियो होगा, इसमें हम संघीय विधायिका के बारे में पढ़ेंगे, यूनियन लेजिस्लेचर के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, जो पार्ट 5 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा भाग है। इसमें लगभग 100 आर्टिकल है। आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक भाग 5 के अंदर आता है। ये बहुत बड़ी भाग है और जब पार्ट 5 हम पढ़ लेंगे तो इससे संविधान में लगभग 400 आर्टिकल है, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 25% जो हमारे पॉलिटी का हिस्सा होता है वो पार्ट 5 होता है। तो जो संघीय विधायिका की आज बात करते हैं, यूनियन लेजिस्लेचर के विषय में हम बात करते हैं। देखिए, जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में जो विधायिका होती है, विधायिका का काम होता है कानून बनाना, और उस कानून को लागू करने वाली संस्था होता है कार्यपालिका। और न्यायपालिका एक तो न्याय देने की काम करते हैं, दूसरा उसका काम होता है जो विधायिका और कार्यपालिका काम कर रहे हैं, क्या वो संवैधानिक दायरे में रह करके कर रहे हैं, कहीं वो संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। इन सब चीजों की जांच करने का जो शक्ति होता है वो न्यायपालिका के पास होता है। तो आज के इस वीडियो में हम संघीय विधायिका के विषय में पढ़ेंगे, यूनियन लेजिस्लेचर के विषय में पढ़ेंगे। संघीय विधायिका यानी कि यूनियन लेजिस्लेचर। देखिए, ये जो संघीय विधायिका है, संघीय विधायिका का जो मेन काम होगा क्या होगा कि संघ के विषय पर कानून बनाना, संघ के विषय पर कानून बनाना। क्योंकि जो संघीय सरकार होता है इसमें शक्ति बांटा जाता है। एक तो नेशनल लेवल के गवर्नमेंट होता है जिसको यूनियन गवर्नमेंट या सेंटर गवर्नमेंट या केंद्र सरकार कह देते हैं, और दूसरा जो रीजनल गवर्नमेंट होता है जिसको प्रांतीय सरकार या क्षेत्रीय सरकार कहते हैं या राज्य सरकार कहते हैं। तो संघ के विषय के अंतर्गत जो भी नियम होगा, जो भी कानून होगा, वो बनाने की शक्ति किसके पास होगा? तो संघीय विधायिका के पास होगा। और भारत में जो संघीय विधायिका में काम करने वाली संस्था है वो है भारत के संसद, इंडिया के पार्लियामेंट। कानून बनाने का काम संघीय विषय पे कौन करता है? इंडिया के पार्लियामेंट। देखिए, जो संसद है ना, संसद 2 सदन से मिलकर के बना हुआ है। एक सदन को कहते हैं लोकसभा और एक सदन को कहते हैं राज्यसभा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए कि इस संसद का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भारत के राष्ट्रपति भी होते हैं, इंडिया के प्रेसिडेंट भी होते हैं। हमने कार्यपालिका के विषय में जब पढ़ रहा था तो पढ़ा था कि भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। पर एक चीज ध्यान में रखने वाली बात यह भी है कि भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होने के साथ साथ संसद के अभिन्न हिस्से हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया में भी राष्ट्रपति का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जो संसद होता है, इनके 3 महत्वपूर्ण हैं, एक तो राज्यसभा, एक लोकसभा और एक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान में अगर हम ये देखें कि संसद के विषय में किस आर्टिकल में चर्चा किया गया, तो इसको आप संसद के विषय में आर्टिकल 79 में चर्चा किया गया है, और लोकसभा के विषय में आर्टिकल 80 में, और राज्यसभा के विषय में आर्टिकल 81 में चर्चा किया गया है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, सरला। श फॉर संसद जिसका संबंध आर्टिकल 79 से, र फॉर राज्यसभा आर्टिकल 80 और लोकसभा आर्टिकल 81। इन 3
आर्टिकल में भारत की विधायिका नाम की जो संस्था है, जिसमें कि लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर के भारत की संसद का निर्माण होता है, उनकी चर्चा किया गया है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है कार्यपालिका के अंतर्गत कि राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की शक्ति होते हैं, इसके साथ साथ विधायी शक्ति भी होता है। तो वही विधायी शक्ति जो है हम यहाँ पे राष्ट्रपति के विधि बनाने के अंतर्गत भी देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले समझते हैं भारत के राज्यसभा के विषय में कि राज्यसभा क्या है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 80 में किया गया है। राज्यसभा के विषय में हम पढ़ते हैं। राज्यसभा, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और राज्यसभा के विषय में किस आर्टिकल में चर्चा किया गया है, तो वो है आर्टिकल 80, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के विषय में चर्चा किया गया है। देखिए, अगर हम भारत के राज्यसभा की स्थिति को देखें तो जो इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो यूके में है, लगभग उसी तरह की स्थिति भारत के राज्यसभा का है। ठीक इसी तरह से जो यूएसए में जो सीनेट नाम की संस्था है, जो संविधान बनाने में, कानून बनाने में अपना योगदान देता है, वैसे ही संस्था के रूप में भारत की राज्यसभा को जाना जाता है। अमेरिका जो यूके है, यूके में हाउस ऑफ लॉर्ड्स को, और भारत में जो यूएसए में सीनेट है, इस तरह के सभा को जाना जाता है। देखिए, कहने के लिए राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन, अपर हाउस कहा जाता है, पर इस टर्म की चर्चा भारत के संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो यूके में होता है उसको भी उच्च सदन कहा जाता है, यूएसए में जो सीनेट होता है उसको भी उच्च सदन कहा जाता है। इसी तरह से जो भारत के राज्यसभा नाम की ये संस्था है, संसद के महत्वपूर्ण अंग जो है, इसको भी उच्च सदन कहा जाता है। पर याद रखिए कि संविधान में ऐसी चर्चा नहीं है कि भारत के जो राज्यसभा है उसको उच्च सदन कहा जाएगा। कहने के लिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारे राज्यसभा है उनकी स्थिति लगभग वैसे ही है जैसे यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की स्थिति है, और यूएसए में जैसे स्थिति सीनेट की है, वैसे ही स्थिति चूंकि राज्यसभा की भारत में है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। पर संविधान में इस चीज की चर्चा नहीं किया गया है। क्योंकि आर्टिकल 80 में राज्यसभा की चर्चा है, तो आर्टिकल 80 में ही राज्यसभा के गठन के विषय में कहा गया है। साथ ही राज्यसभा के जो सदस्य होंगे, उनकी सदस्य की योग्यता क्या होगा, इन सब चीजों की चर्चा किसमें किया गया है, तो आर्टिकल 80 में किया गया है। आर्टिकल 80, आर्टिकल 80, इसमें सबसे पहले समझते हैं राज्यसभा के गठन। राज्यसभा के गठन के विषय में हमको अगर पढ़ना हो तो हमको समझना पड़ेगा आर्टिकल 80, राज्यसभा के गठन। आर्टिकल 80 में कहा गया है कि राज्यसभा के जो मैक्सिमम सदस्य है, मैक्सिमम मेंबर है, मैक्सिमम मेंबर कितना हो सकता है, 250। अधिकतम सदस्यों की संख्या राज्यसभा में कितना हो सकता है, 250, 250 नहीं। और पर वर्तमान में इनके सदस्यों की संख्या कितना है, वर्तमान में कितना है, तो 245। ये जो 5 सदस्य अभी नहीं है राज्यसभा में, ये 5 सदस्य जो हमारे पीओके है और जो चाइना वाला अक्साई चीन का हिस्सा है, क्योंकि ये अभी भारत का हिस्सा नहीं बन पाया है, पर इन
जो टेरिटरी है इनको जब भारत का हिस्सा बनाया जाएगा तो इस क्षेत्र से 5 सदस्य को राज्यसभा में फिर से उनकी सदस्य को पूर्ति किया जाएगा। इसलिए वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितना है? 245। इनमें अगर हम देखें तो 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य जो होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं किसमें? तो विज्ञान, साहित्य, कला और भी कोई समाज सेवा, इन सब क्षेत्रों से 12 व्यक्ति की मनोनयन होता है राज्यसभा में। क्योंकि राज्यसभा भारत के सदन है, एक हमारे संसद के सदन है, तो इसमें अलग अलग तरह के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो चूंकि इन लोगों का राजनीति में उतना योगदान नहीं होता है, पर हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ज्यादा योगदान होता है, इसलिए राष्ट्रपति को आर्टिकल 80 में ये शक्ति प्राप्त है कि वो 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा में जिसका संबंध विज्ञान से है, साहित्य से है, कला से है, समाज सेवा से है। ऐसे 12 सदस्यों की मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा हमारे राज्यसभा के सदस्यों के रूप में किया जाता है। अब अगर हम ये समझे कि ये 233 जो निर्वाचित सदस्य है, इन 233 निर्वाचित सदस्यों में से 225 सदस्य जो होता है ये राज्य से निर्वाचित होकर के आता है, स्टेट से निर्वाचित होकर के आते हैं। और बाकी जो 8 सदस्य हैं, ये 8 सदस्य यूनियन टेरिटरी से निर्वाचित होकर के आते हैं। और इस तरह से भारत के राज्यसभा के वर्तमान में जो 245 सदस्य हैं, ये 245 सदस्य में से 233 निर्वाचित होकर के और 12 मनोनीत होकर के राज्यसभा में बैठते हैं। और अभी वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो 245 है। एक चीज ध्यान में रखिए कि राज्यसभा का जो ये मनोनीत सदस्य है, जिसको विज्ञान से, साहित्य से या समाज सेवा से निर्वाचित किया गया है, मनोनीत किया गया है, ऐसे सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। क्योंकि इसका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा होता है, इसलिए ये सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। पर राष्ट्रपति पर जब महाभियोग की प्रक्रिया चलाया जाता है, तो राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में चूंकि निर्वाचित या गैर निर्वाचित सभी सदस्य हिस्से लेते हैं, तो ये सदस्य भी राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में मतदान कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। अब देखिए, जो राज्यसभा के बारे में कुछ और चीजों को अगर हमें समझना हो, तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। जब हम कहते हैं कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, तो इसका क्या मतलब होता है, आइए वो समझते हैं। जो राज्यसभा होता है ना, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है। इसका मतलब ये हो गया कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कभी पूरी तरह से विघटित नहीं होता है, यानी कि राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होता है। विघटित होने का मतलब कि एक टर्म जब पूरा हो जाता है या फिर किसी और परिस्थिति के कारण जब सभी सदस्य की योग्यता मतलब सदस्यता समाप्त हो जाता है, तो उसको कहा जाता है विघटन। पर राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के कारण कभी भी विघटित नहीं होता है। दूसरा, अगर हम राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की बात करें कि इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होते हैं या निर्वाचित होते हैं, तो उसका कार्यकाल कितने साल का होगा? 6 साल का। तो देखिए, अगर 6 साल में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो फिर ये सदन विघटित क्यों नहीं होता है? तो यहाँ समझने वाली चीज ये है कि इनके जो प्रत्येक
एक तिहाई सदस्य 2 वर्ष पर अवकाश प्राप्त करते हैं, 2 वर्ष पर अवकाश प्राप्त करते हैं और इतने ही सदस्य की निर्वाचन या मनोनयन हर 2 वर्ष पे हो जाता है, तो इनकी कुल सदस्यों की संख्या बना रहता है। जैसे कि अगर कोई किसी व्यक्ति की मनोनयन अगर 2024 में हुआ होगा, तो 2024 में इनके 1/3 सदस्य का सीट खाली हुआ होगा और 1/3 सदस्य ही क्या हुआ होगा, निर्वाचित या मनोनीत हुआ होगा। कहाँ पे? राज्यसभा में। अब आगे समझते हैं निर्वाचन कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब समझना है निर्वाचन। इलेक्शन। देखिए, राज्यसभा के सदस्य का जो निर्वाचन होता है ये अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष तरीके का मतलब कि जनता सीधे चुनाव में भाग नहीं लेता है, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होता है। तो जो निर्वाचन होता है ये अप्रत्यक्ष अनुपातिक मत पद्धति से होता है। हम अनुपातिक मत पद्धति के विषय में राष्ट्रपति के चुनाव को जब पढ़ रहे थे तो वहां पे पढ़ा था कि ये प्रक्रिया क्या होता है, इसमें मतगणना किस तरीके से होता है और जो लोग चुनाव के प्रक्रिया में भाग लेता है वो वोटिंग कैसे करता है। इन सब चीजों के विषय में हमने भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विषय में जब पढ़ रहे थे तो वहां पे पढ़ा था। इसके साथ साथ एक और चीज, इसमें भी एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाया जाता है। ठीक, तो जो निर्वाचन होता है राज्यसभा के सदस्य का वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है और अनुपातिक मत पद्धति के द्वारा होता है और इसमें भी एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति को अपनाया जाता है। अब ये देखते हैं कि सीट का आवंटन कैसे होता है। जैसे एक चीज याद रखिए कि जो अमेरिका में सीनेट नाम की संस्था जो है, जो राज्य का प्रतिनिधि करता है, वैसे ही भारत में राज्य का प्रतिनिधि कौन करता है? राज्यसभा करता है। सीट का आवंटन सीट का आवंटन। तो देखिए, जो राज्यसभा में सीट का आवंटन कैसे होता है, तो अमेरिका में जो काम सीनेट का होता है लगभग वही काम भारत में राज्यसभा का होता है। राज्यसभा भी राज्य का प्रतिनिधि करता है भारत में, ठीक वैसे ही अमेरिका में सीनेट भी राज्य का प्रतिनिधि करता है। पर अमेरिका में एक व्यवस्था है कि चाहे उस राज्य की जनसंख्या कम हो ज्यादा हो, क्षेत्रफल कम हो ज्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रत्येक राज्य के 2 प्रतिनिधि चुन के आते हैं सीनेट में। पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में प्रत्येक राज्य में का जो सीट का आवंटन किया गया है वो जनसंख्या के आधार पर किया गया है। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है उस राज्य का जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है वो भी ज्यादा है। जिस राज्य की जनसंख्या कम है उस राज्य का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में कम है। तो भारत में जो सीट का आवंटन किया जाता है ये जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर सीट का जो आवंटन किया जाता है भारत में राज्यसभा का, ये जनसंख्या के आधार पर किया जाता है राज्यसभा में। अब एक चीज और समझते हैं कि जो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो चूंकि राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हो रहे हैं तो उनके पास कुछ न कुछ योग्यता होना चाहिए। उनके पास क्या क्या योग्यता होना चाहिए? तो सबसे पहली योग्यता तो यही होना चाहिए कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो।
सबसे पहली योग्यता ये। दूसरा, 30 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हूं। आयु पूरा कर चुका हूं, 30 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, और 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, और इस तरीके की चीजें देखने को मिलता है। देखिए, जो राज्यसभा होता है ना, राज्यसभा को वृद्ध जनों का सदन कहा जाता है। वृद्ध जनों का सदन कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज जो चाहिए वो 30 वर्ष का चाहिए। पर संसद के जो दूसरी सदन है लोकसभा, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज की जरूरत होता है 25 वर्ष। इसलिए राज्यसभा को वृद्ध जनों का सदन या बूढ़े का सदन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता है। अब समझते हैं राज्यसभा के शक्तियां, कि राज्यसभा की शक्ति क्या है। हम संसद के दोनों सदन के विषय में जब समझ लेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि राज्यसभा के पास जो शक्ति है, लोकसभा के पास जो शक्ति है, ये किस तरह की शक्ति है, और दोनों की शक्तियों में अगर कुछ अंतर है, किसी को ज्यादा है, तो ये क्या है। राज्यसभा की शक्तियां, कि राज्यसभा के पास क्या क्या शक्तियां होना चाहिए। तो सबसे पहला कि राज्यसभा की शक्तियां के बारे में बात करेंगे तो हमने उपराष्ट्रपति के विषय में पढ़ा था पहले, कि उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा में जो कार्यवाही होता है उनकी अध्यक्षता करने का काम किसका होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का होता है। और उपराष्ट्रपति को वेतन, भत्ता, सुविधाएं आदि भी राज्यसभा के सभापति होने के कारण ही मिलता था। और हमने ये भी समझा था उपराष्ट्रपति के मामले में कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा में जब मतदान होता है तो मतदान सामान्य स्थिति में नहीं कर सकता है जब तक कि मत बराबर नहीं हो जाए, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, वो केवल और केवल पदेन सभापति होते हैं। तो राज्यसभा की शक्तियों में सबसे पहले ये क्या करता है कि उपराष्ट्रपति के महाभियोग में इनका योगदान होता है। उपराष्ट्रपति के महाभियोग का प्रारंभ उपराष्ट्रपति के महाभियोग का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो राज्यसभा से होता है। अब देखिए, लोकसभा भंग होने पर, लोकसभा को एलएस लिख रहे हैं, लोकसभा भंग होने पर आपातकाल का अनुमोदन, हमने जब राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति के विषय में पढ़ा तो वहां देखा कि राष्ट्रपति के पास 3 तरह की आपातकालीन शक्ति है। पर जो राज्यसभा है ना, ये अस्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। किंतु जो लोकसभा होता है वो लोकसभा अस्थायी सदन है, हर 5 वर्ष पे या 5 वर्ष से पहले भी कुछ स्थिति बनती है जब लोकसभा को भंग किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है। ऐसे स्थिति में केवल और केवल एक सदन एक्टिव रहता है, जो हमेशा रहता है, वो है हमारा राज्यसभा। और आपातकाल अगर मंत्रिपरिषद के सलाह पे राष्ट्रपति ने लगा दिया है तो ये जरूरी है कि संसद के दोनों सदनों से कम 30 दिन, जैसे कि जो राष्ट्रीय आपात है 30 दिन और जो राजकीय आपात है वो 60 दिन के अंदर अनुमोदित होना चाहिए, पास हो जाना चाहिए। किंतु जब लोकसभा भंग हो तो आपातकाल का अनुमोदन करने का काम राज्यसभा का होता है, और अगर राज्यसभा ने आपातकालीन प्रावधान का अनुमोदन कर दिया तो वो आपातकाल बना रहेगा जब तक कि नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता है। और नई लोकसभा उस आपातकाल के प्रावधान को 30 दिन के अंदर अगर अपना सहमति दे देता है तो वो आपातकाल जारी रहेगा। तो जब लोकसभा का विघटन हो जाए तो इस स्थिति में आपात का जो प्रावधान है उस पर राज्यसभा की स्थिति महत्वपूर्ण बन जाती है और राज्यसभा में ही उसका अनुमोदन हो सकता है।
देखिए, जो संविधान संशोधन विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यसभा की स्थिति, संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा के बराबर शक्ति, जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, इस पर लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति बराबर होता है। बाकी जो कुछ विधेयक होता है उसमें लोकसभा की शक्तियां ज्यादा हो जाता है, वहां पे राज्यसभा की शक्ति लोकसभा के बराबर नहीं होकर के कम होता है। किंतु ये कम क्यों होता है, जब हम विधायी प्रक्रिया के विषय में पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे। पर अभी आप इतना ध्यान में रखिए कि जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति बराबर होता है, यानी कि वो विधेयक लोकसभा से भी पास होना चाहिए, राज्यसभा से भी पास होना चाहिए। अगर दोनों सदन में सहमति नहीं बन पा रहा है तो संविधान संशोधन विधेयक पर किसी भी स्थिति में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता है, संयुक्त बैठक नहीं होता है। अब देखते हैं कि राज्यसभा की शक्ति होने के साथ साथ राज्यसभा की कुछ कमजोरियां भी होता है, क्योंकि इसको लोकसभा के बराबर शक्ति नहीं मिला हुआ है। राज्यसभा की कमजोरियां, राज्यसभा की कमजोरियां, तो राज्यसभा की कमजोरियां के विषय में बजट 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकता है। जो बजट होता है 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकता है। देखिए, जो बजट जब आती है तो बजट वैसे लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा की स्थिति को जब हम पढ़ेंगे तो समझेंगे। बस अभी ये समझ लीजिए कि जो बजट वाले कोई विधेयक आता है तो उस पर राज्यसभा उसको केवल 14 दिन तक रोक के रख सकता है। राज्यसभा उस बजट वाले विधेयक पर न तो किसी तरह के अमेंडमेंट करवा सकता है और न ही राज्यसभा से बिना पास हुए भी वो बजट पास हो सकता है। दूसरा, जो मंत्रिपरिषद होता है वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं। हमने मंत्रिपरिषद की जो उत्तरदायित्व के विषय में पढ़ा था तो उसमें ये चीज समझा था कि जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, न कि राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मंत्री बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो संसद के किसी न किसी सदन के सदस्य जरूर होंगे, पर अगर राज्यसभा के भी सदस्य है तो वो लोकसभा के प्रति ही जवाबदेह होगा, उत्तरदायी होगा, न कि वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। और एक स्थिति और बनता है संयुक्त बैठक के संदर्भ में। संयुक्त बैठक के संदर्भ में जब कोई भी विधेयक जो संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, अगर वो लोकसभा और राज्यसभा से अलग अलग होकर के पास नहीं होता है तो उस पर संयुक्त बैठक बुलाया जाता है और फिर उस पर चर्चा होती है, वोटिंग होता है। किंतु राज्यसभा के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या से कम है, इसलिए क्या होता है कि जब भी कोई संयुक्त बैठक होता है तो उस स्थिति में राज्यसभा की शक्ति लोकसभा से कम हो जाता है। नहीं तो आर्टिकल 80 जिसमें राज्यसभा के विषय में चर्चा किया गया है उसके विषय में हमने समझा कि राज्यसभा का गठन कैसे होता है, इनके सदस्यों की योग्यता क्या होता है, राज्यसभा के सदस्य की कार्यकाल क्या होता है, राज्यसभा का कार्य क्या होता है, इन सब चीज़ों के विषय में हमने पढ़ा। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।